बांग्लादेशियों के खिलाफ में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 5 महिलाएं समेत 7 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार किए गए हैं। एलजी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ में यह अभियान ताबड़तोड़ इस समय दिल्ली में चलाया जा रहा है। तो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। कागजातों की चेकिंग यहां पर की गई, उसके बाद घुसपैठियों को चिन्हित करके, और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से एक गैंग जो इन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया करवाता था उस पर भी यहां लगाम लगाई गई थी। तो एलजी के आदेश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ अभियान इस समय दिल्ली में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन किया जा रहा है। कुछ महिलाएं और पुरुष इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो घुसपैठियों को पूरी तरीके से अब हटाने की जो एक कवायद है वो पूरे देश में ही देखी जा रही है। खास तौर पर दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद ये कार्रवाई और ज्यादा बढ़ चुकी है। और बात दिल्ली की ही करेंगे। दिल्ली चुनाव की पहले आपको बता दें, लगातार योजनाओं को लेकर लुभाने वादे भी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी देखा गया, और इसी के साथ महाराष्ट्र में किस तरीके से इस योजना ने भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। महिला सम्मान को लेकर जो योजना की बात केजरीवाल ने की, एलजी की ओर से सवाल उठाए गए, जांच बिठाई गई, और अब एंट्री इस पूरे मामले में देवकीनंदन ठाकुर की भी हो गई है। देखिए रिपोर्ट में। देश की सियासत में इन दिनों एक ही नारा गूंज रहा है, ओ स्त्री तुम मेरा ही साथ देना। केजरीवाल महिला सम्मान योजना के भरोसे दिल्ली में सत्ता पाने की चाहत कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के दम पर महायुति की सत्ता में वापसी हो चुकी है। हर पार्टी महिलाओं का एक मुश्त वोट पाने के लिए अपने अपने हिसाब से दावे और वादे कर रही है। लेकिन अब इन चुनावी दावों और वादों के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। देवकीनंदन ठाकुर ने नवी मुंबई में बोलते हुए सरकारों को अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें महिलाओं को पैसा देना है तो दे, लेकिन शर्त ये है कि किसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या महिला को लाडली बहना का पैसा नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि ये देश का पैसा है और केवल देश की महिलाओं को ही मिलना चाहिए। तो वहीं वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई। अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। देवकीनंदन ठाकुर लगातार सनातन बोर्ड स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाए जाने और बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ने के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं, तो विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग उन्हें राजनीतिक बयान न देने की समझाइश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम की टीम पर हमले के बाद ये बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। घुसपैठियों पर प्रशासन का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो झुग्गियां घुसपैठियों द्वारा बनाई गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर गरजा है। वहां पर नगर निगम की टीम पहुंची थी, और जो हमले हुए, हमले के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने। नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से एफआईआर कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पटना में लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस बीच आपको जानकारी दे दें, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यहां पर मौजूद रहे, और शामिल होते हुए ना सिर्फ उन्होंने छात्रों को समर्थन दिया बल्कि क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर
मौके पर उपलब्ध थे। उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत खास है क्योंकि ये इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो सभी लोग अपनी मोबाइल की लाइट की रोशनी और यहाँ तिरंगा झंडा लेकर आए हैं। आज जिसे शांतिपूर्ण तरीके से कहा जा रहा था, प्रशांत किशोर के जाने के बाद कई संगठन ऐसे थे जो छात्रों का जो गुट था यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर आप आवाज भी सुनेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर आए, कितना इम्पैक्ट पड़ा? प्रशांत किशोर जी आए, यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए, सोचे कि प्रशांत किशोर जी हम लोग को लीड करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी आए, कुछ देर रुके, लेकिन कुछ छात्र कह रहे हैं कि राजनीति चमका कर चले गए। राजनीतिक चमका के गए कि वो अपना मतलब इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा के गए, उससे मतलब नहीं है। ये हम लोगों का लड़ाई है, ये हम लोग खुद लड़के जीतेंगे। लेकिन आप लोग तो एकजुट, गांधी मैदान में तो आप लोग एकजुट नहीं हो रहे थे। गांधी यहाँ पर भी हम लोग, वहाँ पर पहले एंट्री नहीं दिया गया। गांधी मैदान में सारे पुलिस फोर्स आए, गांधी मैदान में हम लोग को एंट्री नहीं दिया गया। फिर शाम में हम लोग आए, यहाँ पर हम लोग धरना दिए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के मतलब शांति से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, शांति से हम लोग अपना री एग्जाम करवा के रहेंगे। तो री एग्जामिनेशन की बात हो रही है, लेकिन आयोग का स्पष्टीकरण साफ तौर पर है। आयोग का कहना है कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिन तथ्यों के आधार पर हम री एग्जामिनेशन की तरफ बढ़े। एक सेंटर की बात जरूर कही जा रही है, 18,000 स्टूडेंट्स की बात कही जा रही है और प्रशांत किशोर ने भी इसी बात को कहा कि 18,000 के साथ ही बेईमानी हुई है और बाकियों के साथ नहीं हुई है। तो सभी ने कहा कि नहीं, बेईमानी सबके साथ हुई है और आयोग को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन कब तक ये बात होगी, क्योंकि डेलीगेशन वाली बात अब बिल्कुल आधी अधूरी है कि यहाँ से कोई 5 व्यक्ति जाएगा और डेलीगेशन लेकर जाएगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा और किसी आधार पर बातचीत होगी। फिलहाल ये नहीं दिखता, लेकिन ये कब तक जमे रहेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विमान हादसों की जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रखा है। बीते 4 दिनों में दुनिया के अलग अलग देशों में 4 विमान हादसे सामने आए हैं। आपको विमान हादसों की 4 तस्वीर दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर है पहली, वो है दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट की, जहां पर विमान हादसे में 177 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर सेंट फियोर्ड एयरपोर्ट की है, जहां पे नॉर्वे में एक विमान हादसा टल गया है। तीसरी तस्वीर है हैलिफैक्स एयरपोर्ट की, कनाडा की है, यहाँ रनवे पे विमान फिसलने से बड़ा हादसा हो गया। चौथी तस्वीर कजाकिस्तान की है, जहां पर 26 दिसंबर को विमान हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये 4 विमान हादसे यहां पर हुए हैं, जहां पर कई बार हादसों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर बड़ा विमान हादसा टल गया। तो देखिए 177 यात्रियों की आज ही मौत हो गई दक्षिण कोरिया में, जहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से जो विमान था वो टेक ऑफ करते वक्त ही हादसे का शिकार हो गया, आग का गोला बन गया। और देखते ही देखते यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको, जहां पे दक्षिण कोरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया में बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद दक्षिण कोरिया में सोचिए जरा बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा था जहां पे लैंडिंग करते वक्त कोरियाई विमान रनवे से फिसल गया और इस हादसे में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। दक्षिण कोरिया में यात्री विमान के क्रैश होने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान लैंड करता है, लेकिन विमान की सेफ लैंडिंग नहीं हो पाती। विमान रनवे से पहले नीचे उतरता है और फिर एयरपोर्ट की बाढ़ से टकराता हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है और विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। यात्री विमान इतना जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है कि आग की लपटें दूर तक उठती दिखाई देती हैं और फिर पूरा विमान आग का गोला बन जाता है और कुछ देर बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। बताया जा रहा है कि क्रैश होने वाला विमान जेजू एयरलाइंस का था। इस विमान में करीब 181 यात्री सवार थे, जिनमें से 100 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है।
ये विमान थाईलैंड के बैंकॉक से यात्रियों को लेकर दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा था। आपको बता दें, इस हादसे से पहले भी दुनिया में कई प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश 27 मार्च 1977 को स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर हुआ था। इस एयरपोर्ट पर पैन एयर KLM एयरलाइंस के प्लेन टकरा गए थे। इस हादसे में यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर कुल 583 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया का दूसरा बड़ा विमान हादसा जापान में हुआ। 12 अगस्त 1985 को टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 ने टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद प्लेन ताकामागाहरा माउंटेन से टकरा गया था। इस हादसे में 15 क्रू मेंबर सहित कुल 520 लोगों की मौत हुई थी। 12 नवंबर 1966 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। चिमकेट से दिल्ली आ रही कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 और दिल्ली से धारन जा रही सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 हवा में ही टकरा गई थी। इस हादसे में विमान में बैठे सभी 349 लोगों की मौत हो गई थी। चौथा सबसे बड़ा प्लेन क्रैश टर्की एयरलाइंस की फ्लाइट 981 का हुआ। इस फ्लाइट ने ओरली एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद विमान के कार्गो का गेट प्लेन से अलग हो गया, जिसके बाद बड़ा विस्फोट हुआ। इसके बाद प्लेन का ऊपरी हिस्सा ढह गया। ये प्लेन पेरिस के उत्तर पूर्व स्थित जंगल में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में प्लेन में सवार सभी 346 यात्रियों की मौत हो गई थी। आयरलैंड में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ था, जो एयर इंडिया से जुड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने 23 जून 1958 को टोरंटो से उड़ान भरी थी। इसे मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली पहुंचना था। आयरलैंड में प्लेन के कार्गो में अचानक बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें सभी 307 यात्रियों और 22 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। फिलहाल दक्षिण कोरिया में यात्री विमान के क्रैश होने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की पहचान की जा रही है। तो वहीं साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सुंग मोक ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।